तो विकेट प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होते हैं कि जब आप उनको सॉल्व करने जाते हैं तो जो आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है, सोल्यूशन में कोई और प्रॉब्लम निकला है। और इन अदर वर्ड्स, आप बॉक्सेस के पंचिंग बैग की तरह अगर आप पंच करते हैं तो वो उतनी ही हार्ड रिस्पॉन्स की तरफ वापस आ। इंडस्ट्रियलाइजेशन थी तो यूएसए में वाइट कैसल नाम का एक स्टार्टअप, एक इनिशिएटिव था। सो ही कम विद एन आइडिया ऑफ द वाइट कैसल, द वर्ल्ड फर्स्ट फास्ट फूड चेन। आज भी दुनिया के तमाम फास्ट फूड्स उनके पास चेयर्स और टेबल्स उसी तरह की होती है जो लेबर यूनिट्स की हैं। उससे कंपनियां थोड़ी सी डर जाती हैं या फेयर है प्रोसेस इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर तो ये इट्स अ परफेक्ट रेसिपी ऑफ द फेलियर। बिल्कुल। ये यूएक्स जो है ये लग्जरी भी है जनाब, बहुत बड़ी कंपनीज जो है सिर्फ वो ही कर सकती हैं। तो जो बच्चे उसका सोल्यूशन निकालते हैं ना, उसको वर्ल्ड वाइड इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए डिजाइन वैल्यू इंडेक्स है, अगर आप सर्च करना चाहें उसको पढ़ें, आपको पता चलता है कि 300% आप ज्यादा वैल्यू देते हैं। अगर आप डिजाइन लेड कंपनी है तो आपकी सक्सेसफुल होने का ज्यादा चांसेस है। कोका कोला है आपके पास, नाइक है आपके पास, एप्पल है आपके पास, जितनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्च्यून 500, वो तमाम बेसिकली इन प्रैक्टिसेस को जो कि यूएक्स की हैं, डिजाइन थिंकिंग की हैं, ह्यूमन सेंटर्ड की हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं और इसलिए वो कामयाबी की तरफ गई। तो इसमें जो इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं वो क्या हैं और उससे डील कर लेती है ये? लगता है बहुत पुरानी है। जिंग ट्रेंड्स में आपके पास एआई है, आपके पास जनरेटिव एआई है, आपके पास वीआर है, एआर है, मिक्स रियलिटी है, सो लॉट्स ऑफ। रिसेंटली बीकन हाउस में एक यूनिवर्सिटी में एक पूरा कोर्स करवाया है कि वर्चुअल रियलिटी के ऊपर किस तरह से आप अपने सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट ज़िशानुर रहमान। आज हम बात करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर जुल्कर अंसारी के साथ। तो कैसे हैं आप जुल्कर अंसारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िशान, बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें दोबारा टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। ऑलवेज वेलकम। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने आज डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर बात करनी है, तो क्या इंट्रो देंगे डिज़ाइन थिंकिंग का? तो डिज़ाइन थिंकिंग एक प्रोसेस है। ये डिज़ाइनर्स के टूल किट से निकला हुआ एक टूल है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आता है। तो आपने जो वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस, एक मेथडोलॉजी है जिसको आप डील करते हैं। और इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो कि विकेट प्रॉब्लम्स के लिए डील होता है। इट्स नॉट फॉर द एनालिटिकल और क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, विकेट प्रॉब्लम्स। सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो ये मैं अगर एक आम शख्स के हवाले से पूछूं कि यार जिस तरीके से जो लोग आज से पहले कभी डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में नहीं सुना या अब वो सुनना चाहते हैं इसके बारे में, तो एज अ वर्ड ये कहाँ से आ गया है कि यार ये डिज़ाइन थिंकिंग क्या है? डिज़ाइनर्स का कोई प्रोसेस है, डेवलपर्स का है, मैनेजमेंट का है, किसका है? So basically ये बिजनेस के लाइक मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि देयर आर डिफरेंट माइंडसेट्स। ये माइंडसेट्स हैं, जैसे एनालिटिकल माइंडसेट होता है, 20-80 रूल होता है जो कि क्रिटिकल माइंडसेट, एनालिटिकल माइंडसेट है। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट भी होता है। ठीक। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट दुनिया के, जैसे मैंने पहले इंट्रो में कहा कि वर्ल्ड के बिगेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आ रहा है। ठीक। तो वो मेथड और प्रोसेस किसी के भी टूल किट से आप ले सकते हैं। तो ये डिज़ाइनर के पास एक मेथड मौजूद है जहाँ से आप उन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि इट्स फॉर द विकेट प्रॉब्लम। सो अगर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ कि विकेट प्रॉब्लम एक्चुअली होते क्या हैं, तो विकेट प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होते हैं कि जब आप उनको सॉल्व करने जाते हैं तो जो आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है, सोल्यूशन में कोई और प्रॉब्लम निकला है। और इन अदर वर्ड्स, आप बॉक्सेस के पंचिंग बैग की तरह अगर आप पंच करते हैं तो वो उतनी ही हार्ड रिस्पॉन्स की तरफ वापस आता है। सो दिस इज हाउ विकेट प्रॉब्लम्स वर्क। तो आप उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालते हैं। सो इट्स अ रिकर्सिव लूप, लेकिन आप इस तरह आइट्रेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं। सो दिस इज अ वे जिससे आप बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है, मेथोडोलॉजी या फिलॉसफी या वो नहीं है? नहीं, एक्चुअली मेथोडोलॉजी एंड फिलोसफी है, ठीक है। जिसके अंदर प्रोसेस डिफाइन जरूर है लेकिन ओपन है कि आप उसको सॉल्व करने के लिए किसी भी मेथड को अडॉप्ट कर सकते किसी हैं। भी- सो बेसिकली इट्स अ मेथोडोलॉजी एंड द फिलोसफी। ठीक है, इसमें आप किसी भी प्रोसेस का अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आप कह लें कि प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होता है या और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है? Okay, so product design, service design, and world's all wicked problems। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अडेप्ट किया जा सकता है। मुझे याद है कि एक मैंने टॉक दी थी कोविड के दौरान, कि कोविड के दौरान जो हमें रिमोट वर्क के प्रोसेस है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द डिज़ाइन थिंकिंग। इसी तरह आपको अपना कैरियर शिफ्ट करना है, सो यू कैन मेक अ प्लान। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, आप इसके लिए डिज़ाइन थिंकिंग की मेथोडोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं। इवन ऑन द पर्सनल लेवल आप इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपने इसको सही तरीके से, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है तो। ठीक है, ये सिस्टम डिज़ाइन के लिए बात की जाती है इसकी? बिल्कुल, सिस्टम डिजाइन के लिए भी इस्तेमाल होता है।
तो सिस्टम डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन में नहीं आ जाता? नॉट नेसेसरी। आगे के इनका आपस में एक होना तो एक बड़ा वाइटल ब्लेंड होता है, एक बड़ा वाइटल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। हम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ की प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है, और उनका प्रोडक्ट के आगे चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन उनका सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस में नहीं है, लूप में नहीं है। तो चैलेंज सिस्टम डिज़ाइन में है। तो प्रोडक्ट के साथ बंडल भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अलग भी हो सकता है। अगर कोई कंपनी सर्विसेज के ऊपर डील कर रही है और प्रोडक्ट पे डील ही नहीं कर रही, उनके भी सिस्टम डिज़ाइन में ये इम्प्लीमेंट होगा। प्रोडक्ट डिजाइन में कितना अहम है, हम इसको ना इस्तेमाल करें ना हम इसको यूज करें तो? अच्छा, जिंदगी में आप कुछ भी ये इस माइंडसेट के साथ चल सकते हैं कि अगर हम इसे ना भी इस्तेमाल करें तो जिंदगी तो चल ही रही है। ठीक है। तो बट स्टिल यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन योर लाइफ कि आप उसको किस तरह से बेस्ट कर सकते हैं। यू ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। तो बेस्ट वे या बेस्ट मैकेनिज्म ये है कि अगर आपके पास एक प्रोसेस मौजूद है, तो उस प्रोसेस के साथ कोई अनसर्टन चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे। कैसे कि आपका टाइम सेव करता है, एनर्जी सेव करता है, रिसोर्सेज सेव करता है। तो इट्स लॉट ऑफ बिजनेस इम्पैक्ट। अगर आप लेट मी से स्टेटमेंट, फेल फास्ट एंड फेल अर्ली। ठीक है, तो आप 6 महीने में आप 600 बार फेल हो और अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लाएं, जो मार्केट में अनमेट कस्टमर नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं। तो मार्केट एडेप्टेबिलिटी आपकी आसान है। रादर देन आप मैं नाम नहीं लेता एक ऑर्गेनाइजेशन का, 15 साल उन्होंने एक ही प्रोडक्ट पे काम किया और वो मार्केट में 15 साल बाद लाए और डूब गए। सो ऑल द वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, द एनर्जी, द प्राइस, द डेवलपमेंट कॉस्ट, तमाम चीज़ वेस्ट हो गई। सो क्विकली लाएं, शॉर्ट बंडल में लाएं। सो दिस इज द बेस्ट मेथड डिजाइनर के प्रोसेस से। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये बिजनेस को बहुत हेल्प करता है। वो एग्जैक्टली, मैंने ऑलरेडी कहा कि बिजनेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं और किया जाता है। तो अगर आपके बिजनेस को वैल्यू देता है तो यू नीड टू बी अडॉप्टेड। चाहे आपको वांट्स ना हो उसकी। बिल्कुल। तो जिस तरह हमने बिजनेस की बात की, तो आप कुछ बताएं ना कि कौन कौन से बिजनेस थे जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया और सक्सेस हासिल की? लॉट्स ऑफ बिजनेसेस। अगर इंटरनेशनल लेवल में बात करें तो जेनेट की मिसाल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। एक और मिसाल आपको देता हूँ। 1921 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन थी तो यूएसए में व्हाइट कैसल नाम का एक स्टार्टअप, एक इनिशिएटिव था। सो अगर उस इनिशिएटिव की डिटेल्स अगर आपको बताऊं तो एक फैक्ट्री में काम इस तरह से होता था कि आपके पास पूरी दुनिया से लोग आए हैं जो कि काम कर रहे हैं, देयर आर लेबर्स। सो व्हेन दे वर्क देयर वाज अ चैलेंज और प्रॉब्लम कि आपके पास चेकआउट का टाइम है लंच ब्रेक के लिए, तो आपने इतने बजे निकलना है, 1 घंटे में वापस आना है। तो फैक्ट्री एरिया से निकले, बल्कि अपनी फैक्ट्री से निकले, सो इट टुक यू 5 to 10 मिनट्स, सो 5 मिनट्स लेट्स से। फिर आप फैक्ट्री एरिया से निकल के गए जहाँ पे आपको होटल्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पे खाना ऑर्डर करना है। It took you 10 to 15 minutes more। फिर आपको लाइन में लगना है, again another 10 minutes। फिर आपने ऑर्डर देना है, फिर वो ऑर्डर बनेगा, फिर वो आपको डिलीवर होगा। अब आपने खाना है और वापस आना है, तो आपके पास वो टाइम ही नहीं बचा खाने का, बाकी सारा टाइम तो टाइम सारा उसमें लगता है। तो इसका बेनिफिट बिजनेस एंगल में लोग इस तरह से उठा रहे थे कि यार खाना वो बनाते ही नहीं, आप लाइन में लगे हुए, आपका ऑर्डर पिक किया और उसके बाद आपको कहा कि आपका खाना लग रहा है। उनमें से फिल्टर आउट कर लेते थे कि कौन घंटे के बाद भी बैठा हुआ है। जो बैठा हुआ है उसका खाना बनाना शुरू करते थे, जो नहीं बैठा हुआ चले गए, उनका पैसे एडवांस ले लिए। सो बिजनेस वाज देयर, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। तो वहाँ पे एक शख्स था जो फैक्ट्री ओनर का ही भाई था। सो ही आस्क्ड हिज ब्रदर, वो अपने कॉलेज से निकला, उसने देखा कि लोग भाग क्यों रहे हैं, रश किस चीज़ का है। सो ही सेड क्योंकि इन्होंने वापस आना है, तो दे हैव इन देयर माइंड कि हमें वापस आना है, तो वक्त बहुत कम है। एंड ही सॉ कि देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर मस्ट बी अ सॉल्यूशन, एन एम्पैथेटिकल सॉल्यूशन। So he come up with an idea of the White Castle, the world first fast food chain, जिन्होंने ये काम किया कि आप प्री बिल्ड खाना बना के आप रख लें, प्री मेड है। तो हॉट डॉग्स बने हुए हैं, आपके पास बन्स हैं, आपके पास कबाब्स हैं, तो वो बना लिए हुए हैं। लोग आते हैं, लाइन में लगते हैं, आप वॉक थ्रू है, वो बताते हैं अपना ऑर्डर लग गया, आप आगे जाए दूसरा। सो 5 मिनट्स के अंदर उनको डिलीवर कर दिया। वो अब उनके पास 15 से 20 मिनट बच गए थे। सो वहीं पे बैठ के खा लेना है। इसीलिए आज भी दुनिया के तमाम फास्ट फूड्स उनके पास चेयर्स और टेबल्स उसी तरह की होती है जो लेबर यूनिट्स की है, बिल्कुल। कि आए और आके उसको यूटिलाइज करें एंड देन मूव अवे। सो इस तरह से इस मेथड की एक एग्जांपल है कि एम्पैथाइज किया, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, देखा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको आइटरेट किया, यूजर के फीडबैक को देख के वो सोल्यूशन दिया जो उनके प्रॉब्लम का हल था। अगर आप इसे देखें तो इसमें आपको प्रोडक्ट डिजाइन शायद नजर ना आए, बिल्कुल, लेकिन वो प्रोडक्ट थी, बिल्कुल वो खाना मिल रहा था, इसका प्रोडक्ट। सर्विस डिजाइन आपको नजर आएगा बड़े वाज़ेह तरीके पे, लेकिन ये अलाइन है कस्टमर की अनमेट नीड्स पे। सो दैट इज अ
वर्ल्ड वाइड एग्जांपल लोकल मार्केट में देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आउट देयर अगर आप चाहते हैं आपका पॉडकास्ट सिर्फ एग्जांपल्स बेनिफिट नहीं है इसका, सक्सेस, इससे कोई सक्सेस हासिल नहीं होती। तो इन मिसकंसेप्शन जो आपके आपके पास भी आती रहती हैं, क्या जवाब देंगे? अच्छा, आपके जहन में क्या है मिसकंसेप्शन इसके हवाले से जो आप सुनते रहते हैं? और ये दीज आर द प्रीटी कॉमन मिसकंसेप्शंस। मेरे पास भी काफी मिसकंसेप्शन है, लेकिन लेट एड्रेस दीज के टाइम टेकन है। या इसकी नीड तो है। तो अब ये इस्तेमाल भी होता है बाय द वे, ये भी बिल्कुल। आपको बताऊं कि लाशऊरी तौर पे हर कोई इसको इस्तेमाल करता है। इवन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द होमोसेपियंस, अगर हम ये बात करें कि इंसान को सबसे पहले आग की जरूरत पड़ी थी, तो उसे जरूरत पड़ी थी, उसे फील हुआ कि वो खाना नहीं खा सकता, वो गोश्त खा नहीं सकता, जबकि गोश्त खाने के काबिल उसके दांत हैं, मैदा नहीं है, तो उसको उन्हें पकाना होगा। तो उस आग की डिस्कवरी करना, उसको मेड कैसे करना, दैट्स एक्चुअली इन्वॉल्व द एम्पैथेटिकल वैल्यूज फ्रॉम द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द डिजाइन थिंकिंग। अगर आप उसके टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे, शायद उससे कंपनियां थोड़ी सी डर जाती हैं, या फेयर है, या टाइम कंजम्पशन की बात, तो यूटिलाइज ये कर रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत वैल्यूज में उसका मेजर इम्पैक्ट नहीं ले पा रहे। ऐसा है। हाँ, अब मैं आपको टाइम पहले चीज को एड्रेस करता हूँ कि इट्स टाइम टेकिंग। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि इट्स एक्चुअली टाइम सेविंग, कि अगर आप इसके ऊपर अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस में लेट्स से 3 मंथ्स ऐड करते हैं, तो 3 मंथ्स ऐड करने से अगर आपके 3 साल बच रहे हैं, तो कितना टाइम आपका बचा? 12 टाइम्स 3 इज 36। तो 36 में से आपके 3 मंथ्स निकल गए, तो बाकी आपका टाइम बच रहा है। तो आपका टाइम बच रहा है, आपकी कॉस्ट बच रही है, आपकी एफर्ट बच रही है। सो ये तो आपका टाइम टेकिंग तो नहीं है। ऐसा ही है। दूसरा आपका मिसकंसेप्शन ने क्या हासिल करना है? हम ऑलरेडी कोई प्रोसेस इस्तेमाल नहीं कर रहे और हम चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इसका। अच्छा, मैं इस सवाल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि प्रोसेस इस्तेमाल नहीं कर रहे या प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा प्रोसेस क्यों करें? बिल्कुल। तो अगर कोई प्रोसेस इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर तो ये इट्स अ परफेक्ट रेसिपी ऑफ द फेलियर, कि आपको पता ही नहीं आपने पकाना क्या है, तो आप पकाने के लिए लग रहे हैं, तो इट्स अ स्प्रे एंड प्रे टेक्निक। दुआ करें, स्प्रे कर दिया कि कुछ ना कुछ अल्लाह मियां खैर करेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आपको प्लान तो करना पड़ेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आपके पास प्रोसेस हैं या मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, कि हमारे पास ये मेथड है, एजाइल है, स्प्रिंट है, हम इसको कोई नया प्रोसेस इस्तेमाल ना करें, सो ये आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस के साथ जेलिन हो जाता है और आपके प्रोसेस की यूटिलाइजेशन को बेस्ट कर देता है। तो इसीलिए इसके प्रोसेस के बेनिफिट है। सो ये था इसका आंसर। बिल्कुल, क्योंकि डिजाइन साइड पे हम कोई प्रोसेस इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ। और प्रोसेस मौजूद है, और अगर हम जिस तरह हम आप कह लें दूसरे डेवलपमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इवन मार्केटिंग साइड पे प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह अगर हम डिजाइन साइड पे प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, इसलिए जेल हो जाता है उसके साथ, जिस तरह हम बता रहे हैं। ये बेसिकली इट्स अ प्रोसेस जो कि डिजाइनर की टूल किट से आता है और बिजनेस के साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो ये बिजनेस की लेयर में भी ऐड होगा, ये टेक्नोलॉजी की लेयर में भी ऐड होगा, और डिजाइनर की लेयर में भी ऐड होगा। और लेट मी से कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेथड्स हैं, ये उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा अगर आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये हर जगह इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। ये यूएक्स जो है, ये लग्जरी भी है जनाब। बहुत बड़ी कंपनी जो है सिर्फ वो ही कर सकती हैं। राइट राइट। छोटे बच्चों को तो काम ही नहीं है। अच्छा, ये छोटे बच्चों वाला काम नहीं है, ये तो बड़ा अच्छी बात की या लेकिन देयर इज एक्चुअली प्रैक्टिकल, दुनिया में ये प्रैक्टिकल किए जाते हैं कि लोग, बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और वो कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम उन्हें देते हैं, और वो जो बच्चे उसका सोल्यूशन निकालते हैं ना, उसको वर्ल्ड वाइड इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक डॉग है और एक कैट है, और वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो बच्चों को बताया कि इनका हल क्या करना है। तो एक बच्चे ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया कि उसने बिल्ली के पीछे एक टुकड़ा बांध दिया जिसे बिल्ली खाना चाह रही है, और कुत्ते की दुम पे भी बांध दिया, तो वो दोनों अपने अपने चक्कर में एक दूसरे को भूल गए। दैट इज अ प्रॉब्लम, कि अगर दो नेशन आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको वो चीज दे दो जिसके पीछे वो हैं, तो वो आपस के चक्कर में रहेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। सो यू कैन गेट द आइडिया आउट ऑफ द डाटा जो कि बच्चों ने निकाला। सो यस, इट्स फॉर एवरीवन, किड्स के लिए भी है। आपके सवाल का पहला हिस्सा, इट वाज अ लग्जरी। ओके, सो प्योरली इट इज नॉट अ लग्जरी, क्योंकि आपके सवाल में ही एक तरह से जवाब था। आपने जो सवाल किया कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कामयाब हो चुकी होती हैं, वो दुनिया में बड़ी सक्सेसफुल हो चुकी हैं, वो यूएक्स का इस्तेमाल करें। लेट मी स्टेट दैट दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस कामयाबी के लेवल में पहुंची हैं, उन्होंने यूएक्स का इस्तेमाल तब किया था जब वो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल में थी, तभी वो कामयाब हुई। इसके लिए डिजाइन वैल्यू इंडेक्स है, अगर आप सर्च करना चाहें उसको पढ़ें, आपको पता चलता है कि 300% आप ज्यादा वैल्यू देते हैं अगर आप डिजाइन लेड कंपनी है, तो आपकी सक्सेसफुल होने का ज्यादा चांसेस है। तो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस, कोका कोला है आपके पास, नाइक है आपके पास, एप्पल है आपके पास, जितनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्च्यून 500, वो तमाम बेसिकली इन प्रैक्टिसेस को जो कि यूएक्स की हैं, डिजाइन थिंकिंग की हैं, ह्यूमन सेंटर्ड की हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, और इसलिए वो कामयाबी की तरफ गई। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें जो इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं वो क्या हैं, और उससे डील कर लेती है ये? लगता है बहुत पुरानी है। ओके, सो इमर्जिंग ट्रेंड्स में
आपके पास एआई है, आपके पास जनरेटिव एआई है, आपके पास वीआर है, एआर है, मिक्स्ड रियलिटी है, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आउट देयर। सो डिजाइन थिंकिंग चूंकि जिस तरह से अडेप्ट करती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हार्ट, कम्स टू द माइंड। डिजाइन एंड थिंकिंग, टू वर्ड्स। तो आपके हार्ट की चीज को आपने पहले रखना है और अपने दिमाग पे अप्लाई करना है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करें, एंड दैट इज द इमोशनल कनेक्शन ऑफ द यूएक्स। तो जब तक आप लोगों के साथ इंगेज करेंगे, जब तक आप लोगों के साथ रहेंगे, तो ये हर नई मेथोडोलॉजीज के साथ अपने आप को जेल इन करती रहेगी। अभी एआई के अंदर आपके पास जितने भी टूल्स हैं, उन सब के अंदर भी जो सबसे ज्यादा काम हो रहा है वो इसी चीज के ऊपर हो रहा है काम, और इसी की मदद से हो रहा है। इनके बिल्कुल। ऊपर सबसे ज्यादा एतराजात भी डॉन नॉर्मन उठा रहा है या यूएक्स के लोग भी उठा रहे हैं, और इसके सोल्यूशन भी उन एतराजात के आंसर में निकल रहे हैं। सो एक्चुअली ये अपने आप को बहुत तेजी से फिट इन करती है, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ मेथोडोलॉजी जो जेल इन कर देती है आपके किसी भी नए आने वाले प्रोसेस के साथ। बिल्कुल, वीआर, एआर और मिक्स रियलिटी सबके साथ। सबके साथ एवरीवन, क्या आपको प्रोसेस एग्जैक्टली वही है। मैंने बल्कि रिसेंटली बीकन हाउस में एक यूनिवर्सिटी में एक पूरा कोर्स करवाया है कि वर्चुअल रियलिटी के ऊपर किस तरह से आप अपने सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज स्टूडेंट्स को यही था कि जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वो किस लिए है। तो डिजाइन थिंकिंग हमेशा वही है कि आप यूजर्स की रिसर्च करें, एम्पथाइज करें, देन कम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वीआर में कर लें या सॉल्यूशन एआई में कर ले। इवेंचुअली एआई के सॉल्यूशंस भी आपके लोगों के एम्पथेटिक वैल्यूज पे चले, उनके बिल्कुल। किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे आए। बिल्कुल। तो इसमें जो डिज़ाइन थिंकिंग जिस आपने बताया कि मेथोडोलॉजी है, तो इसमें मल्टीपल प्रोसेस कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी कोई प्रोसेस इसके अंडर इस्तेमाल कर सकते हैं आप? या लेट मी स्टेट सम ऑफ द प्रोसेसेस। जर्ब मॉडल है आपके पास आईडीओ के प्रोसेसेस हैं, आपके पास ह्यूमन सेंटर डिजाइन है, आपके पास आईबीएम लूप है, इवन गूगल की आपकी डिजाइन स्प्रिंट्स हैं जो गूगल वेंचर के थे। जितने भी प्रोसेस हैं वो उसकी प्रैक्टिकलिटीज है। लाइक डिजाइन थिंकिंग के आपके स्टेप्स, अगर आपने उसमें से एक स्टेप है एम्पथाइज, तो अब वो एम्पथाइज करना कैसे है, उस मेथड को डेवलप करने का प्रोसेस आपने ह्यूमन सेंटर डिजाइन में है कि आपने उनके इंटरव्यू करने हैं, आपने इमर्जन करनी है, कार्ड सॉर्टिंग करनी है, आपने पेयर ऑब्जर्विंग पेयर एक्सरसाइज करनी है। आईबीएम लूप में एक्सरसाइज के मेथड बदल गए, लेकिन सबका मकसद एक ही था, बिल्कुल, और मकसद ये था कि आपने एम्पथाइज करना है यूजर से। बिल्कुल। तो यस, इट इज अ फिलोसफी एंड अ मेथोडोलॉजी जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि राइट मेथड क्या है, और जो दूसरे आपके पास ह्यूमन सेंटर डिजाइन के प्रोसेस हैं, जो प्रोसेस दूसरे वो मौजूद है हमारे प्रोसेसेस पास। आप उन्हीं को एग्जीक्यूट करने के काम आते हैं कि इसको आप कैसे करना है। ठीक है। एम्पैथाइज़ के अंदर जो है वो की पॉइंट्स क्या होते हैं? एम्पथाइज का पहला की पॉइंट तो ये है कि इट्स अबाउट द एम्पैथी ऑफ द यूजर। हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो यूजर के लिए। सो देयर इज अ टू वर्ड्स, एम्पैथी एंड सिंपैथी। सिंपैथी वो है जहां आप किसी के साथ अफसोस का इजहार करें, लेकिन आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंस इज योर एक्शन। एम्पैथी ये है जहां पे आप उसके सोल्यूशन को उसको प्रोवाइड करें, दैट्स एन एम्पैथी। व्हाइट कैसल की मिसाल अगर आप दोबारा देखें तो कितने लोगों ने देखा होगा कि लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को देख के चुप होने वाले एक कैटेगरी है, उस प्रॉब्लम को देख के अपना बिजनेस सेटअप करने वाली दूसरी कैटेगरी है कि हम अपने कारोबार में फायदा लेते हैं, और तीसरी कैटेगरी ये है कि उनको सोल्यूशन दें और उस सोल्यूशन के एवज हम पेड चार्ज करें, लोगों के अंदर वैल्यू ड्रिवन काम करें। सो दैट्स अ थर्ड कैटेगरी। सो बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड द एम्पैथी। एम्पैथी के लिए आपके कई फेजेस हैं, कई स्टेप्स हैं। यू कैन डू यूजिंग एनी मेथोडोलॉजी, आईबीएम लूप की, ह्यूमन सेंटर डिजाइन की, आईडीओ की, किसी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं एम्पैथी के लिए। सो यू met the people, ask the questions, get the answers of the questions, provide some exercise, उस एक्सरसाइज में से उससे रिजल्ट लें कि इसमें से क्या उसके कॉन्टेक्स्ट क्या था, उनकी अनइंटेंशनली चीज़ें क्या थी, वो चीज़ें जो उन्होंने नहीं बताई वो चीज़ें क्या थी, उनका बिहेवियर, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये तमाम आप एम्पथाइज में निकालते हैं। ठीक सो है, इसमें हम उसकी इमोशनल वैल्यूज़, हैबिट्स, इन तमाम तर चीज़ों को देखते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज वाई कि हर किसी की अलग अलग एक्सरसाइज होती है। अगर आपका प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा है या आपका प्रोजेक्ट की बजट थोड़ा है या टाइमलाइन थोड़ा है, तो यू कैन कंसिडर सम ऑफ द एक्सरसाइजेस जिससे आप कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर टाइम हो तो आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस की कई एक्सरसाइजेज हैं, इवन आपका बिहेवियर एनालिसिस की कई एक्सरसाइज है, आपका एटीट्यूड एनालिसिस की कई एक्सरसाइज है। तो आप उन सारी एक्सरसाइज को कॉन्टेक्चुअल डायरी में डॉक्यूमेंट करते चले जाते हैं, जिसको आप बाद में यूटिलाइज करेंगे। So, बिल्कुल। एम्पैथाइज़ करना जो है, ये जिस तरह सम टाइम होता है, हमने भी बात की कि हम कुछ प्रैक्टिसेज़ छोड़ सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द आपके पास प्रोजेक्ट का बजट कितना है, टाइम फ्रेम आपके पास कितना है। तो क्या हम इसके इसके भी स्टेप्स कम कर सकते हैं? फॉर इंस्टेंस हम एम्पैथी छोड़ दें। हम कुछ uh, स्टेप्स छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं क्या?
एम्पथाइज ना करें? इसका बेहतरीन आंसर जो फौरी तौर पे मेरे ज़हन में आया वो ये है कि अगर हम अपना साँस बंद करें कुछ देर के लिए और उसके बाद साँस को वापस ना लें, कितनी देर तक कर सकते हैं? 3 मिनट। 3 मिनट तक, वेरी नाइस। आप अगर 30 मिनट के लिए भी कर सकते हुए, तो भी एम्पैथी को 30 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना। सही। ये इतना इम्पोर्टेंट है बिज़नेस के लिए कि बिज़नेस का साँस यहाँ से चलेगा और यहीं से खत्म हो जाएगा। गेट द एग्ज़ाम्पल्स फ्रॉम द इंटरनेट, नोकिया के साथ क्या हुआ? उन्होंने बिल्कुल। एम्पैथी छोड़ दी थी, बाकी सब कुछ था। प्रोडक्ट भी था, सिस्टम भी था, सर्विस भी थी, ठीक है। एम्पैथी नहीं थी। ठीक है, एम्पैथी के अंदर जो आपके पास एक्सरसाइजेज हैं, आप उसके अंदर रिमूव कर सकते हैं, किसी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा चंक ही छोड़ दें, आप एम्पैथी एम्पैथाइज ही ना करें आप। एम्पैथी ये है कि आपने एक ज़मीन खरीदी है और उसके ऊपर प्लाज़ा तामीर करना है। तो अगर आपके पास ज़मीन ही नहीं है, तो जो प्लाज़ा बन रहा होगा, वो आप रखेंगे कहाँ पे? प्लाज़ा आप रख नहीं सकते उठा के कहीं क्योंकि पे। हमारे पास होता यह है कि बेस। आप एम्पैथाइज नहीं करते, आप डायरेक्ट वायरफ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं या कुछ और अगली आप प्रैक्टिस शुरू करना शुरू कर देते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली दैट्स पॉसिबल। बिल्कुल। लेकिन मैं उसके लिए ये कहता हूँ कि कभी ऐसा काम करना हो तो चूज़ द राइट वर्ड, उसे ग्राफिक डिज़ाइन कहें, सही। उसे यूज़र एक्सपीरियंस ना कहें, उसे ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन ना कहें, उसे डिज़ाइन थिंकिंग ना कहें। इफ यू गेट अ पर्सन जिसको टूल का पता है, जिसको एक्सरसाइज़ का पता है, लेकिन आपने उसे कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जियोम नोवेस्की की एक बुक है, व्हाई नेशंस फेल, उसका एक चैप्टर है, बिकॉज़ वी से सो। जब कभी ये बात आए कि क्योंकि मैंने कहा इसलिए करो, तो ये फेल की रेसिपी है। तो बिल्कुल। राइट प्रैक्टिसेस अगेन क्या हैं? उसके अगर आपको राइट प्रैक्टिसेस नहीं करवाई जा रही, तो आपका काम है, मैं ये नहीं कह रहा आप बगावत करें। मैं ये कह रहा हूँ कि क्लियरली उसको डॉक्यूमेंट करें कि इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सही वैल्यूएबल चीज़ नहीं आएगी। इट कुड कॉस्ट यू मोर टाइम, मोर एफर्ट, मोर एनर्जी एंड डायरेक्शनलेस वर्क, जो अपडेट होता रहेगा और किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। तो ये करना चाहते हैं, एटलीस्ट मुझे कहा जाए तो मैं तो ये नहीं करना चाहता, तो मैं तो उस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाता हूँ। बिल्कुल। और मैं अगेन पीछे हटना काफी नहीं है, उनको प्रॉपर बताना है कि ये इसका प्रॉपर वे है, इफ यू वांटेड टू डू तो ये करें, तो बिल्कुल। इसके बगैर आप चल नहीं सकते। मैंने इस पे बात भी इसलिए इतनी ज्यादा की क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि जिस तरह आपने बिल्कुल जबरदस्त एग्जाम्पल दी कि जी मैं कह रहा हूँ, तो क्योंकि सॉल्यूशन तो आपके लिए बन नहीं रहा, क्योंकि आपके पास बिल्कुल। सम टाइम होता है मैनेजमेंट से ऑर्डर आते हैं, यार आपने ये करना है तो आपने बस ये करना है, तो इसीलिए वो भी एम्पैथी को छोड़ देते हैं। वो जो डिजाइनर थे उनको भी कहते हैं कि नहीं आपने भी एम्पैथाइज नहीं करना, आपने बस जो कहा है बस वो कर दो, तो वो फिर वायरफ्रेम से कहानी शुरू हो तो इट्स जाती है। परफेक्ट, मतलब ग्राफिक डिजाइन का बिल्कुल। उसको टर्म दें और ग्राफिक डिजाइन की तरह ही करें, उससे उसमें वाइफरेम जरूर होते ठीक हैं। है। लेट मी स्टेट अनदर थिंग, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द वाटरफॉल अप्रोच है जो आप बता रहे हैं, जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मैं इसलिए बात तो कर रहा हूँ। उसके लिए वही टर्म इस्तेमाल करें कि आपको वाटरफॉल मेथड पे चलना है, जो कि 70s में था, 80s में खत्म हो गया था। लेकिन हम अभी अगर एजाइल के नाम पे वाटरफॉल अडॉप्ट करेंगे तो टर्म सही कर लें अपनी। टर्म सही कर लें, बिल्कुल बिल्कुल, जो क्योंकि आपके वही मेथड है, एक और टर्म इसमें इस्तेमाल होती है, क्लासिकल अप्रोच में होता था कि आपको गलती नहीं करनी और आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है, और अगर प्रोसीजर को फॉलो करने के दौरान समझ आ जाए कि ये गलत डायरेक्शन है, तो भी करते जाना है। और आप गाड़ी चला रहे हैं 200 की स्पीड पे और सामने एक और गाड़ी आ रही है, ब्रेक नहीं लगा सकते आप, क्योंकि गाड़ी चलाना आपका काम है, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। होना ही होना है। जो कि मॉडर्न मेथडोलॉजीज जो हैं उसमें आपके पास काम ये होता है कि यू स्टार्ट समथिंग, आप गलती करते हैं ताकि सीखें, पहले गियर में बिल्कुल। गलती कर दे ताकि चौथे गियर का एक्सीडेंट ना हो। और अगर आपको कुछ गलती नजर आ जाए कि सामने एक्सीडेंट होना है, तो आप ब्रेक लगा लें, ब्रेक इसी मकसद के लिए होती है। बिल्कुल। सो आपकी नई मेथडोलॉजीज डिफरेंट है, इसलिए आप आइटरेशन उसमें मौजूद आइटरेशन है कि इसमें आप मौजूद आइटरेशन है, करते रहते हैं उसके एग्जैक्टली। अंदर। और किसी फेज से किसी फेज में भी आप लूप बैक कर सकते हैं, ताकि अगेन टू सेव द एनर्जी, टू सेव द अमाउंट, टू सेव द रिसोर्सेस। ठीक है। कोई एग्जांपल हमें दें कि यार वहां पर उन्होंने एम्पथाइज किया था और हम्म। एम्पथाइज की बेस के ऊपर उन्होंने सक्सेस हासिल की। ओके, परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द आईफोन। ठीक है। आईफोन का अगर आपने स्टीव जॉब्स की वीडियो देखी हो, जो बिल्कुल। उसने सबसे पहला की नोट दिया था इंट्रोड्यूस करवाने के दौरान, तो उसने सबसे पहले कंपेटिटर एनालिसिस दिखाया था। उसने कंपेटिटर एनालिसिस में कहा कि मार्केट में जो लोग इस वक्त टच डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मोबाइल ऐप्स हैं, उन मोबाइल के ऊपर आपके पास जो सबसे पहले स्क्रीन है, जो उस जमाने में स्क्रीन होती थी, उसके अंदर बटन्स थे। अब बटन्स जो हैं वो मुख्तलिफ स्क्रीन पे मुख्तलिफ चाहिए। कैलकुलेटर में आपको नंबर्स चाहिए, बिल्कुल। कहीं पे आपको टेक्स्ट चाहिए, उसका हल क्या है? गेम्स में आपको बिल्कुल डिफरेंट बटन्स चाहिए। तो अगर एप्लीकेशन वाइज बटन्स चेंज है, बटन्स बढ़ाते जाएं, एक सोल्यूशन ये है। बिल्कुल। या बटन्स गायब कर दें, उसको डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, आपके पास वो स्क्रीन साइज भी बड़ा हो जाएगा। दूसरे अलावा इसके अलावा ग्राफिकल 100% नहीं थे अवेलेबल, तो ग्राफिक इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई,
उन तमाम इंट्रोडक्शन के साथ एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था। दैट इज द वे जिसने टेलीफोन मोबाइल इंडस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि उसने उन चीज़ों पे पॉइंट रखा जो कि लोगों की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। उसके अंदर बिजनेस वैल्यू भी थी, एम्पैथी विद द यूजर भी था, कि उन्हें वो कोई और चीज़ बेची ना दे, बल्कि वो एग्जिस्टिंग चीज़ों को अपनी फिंगर को इस्तेमाल करते हुए टच मल्टी टच इस्तेमाल करें, कॉल इसी की मदद से कर सके, वीडियो कॉल इसी की मदद से कर सके। इनके मुकाबले में अगेन अगर आप व्हाइट कैसल की मिसाल दें तो नोकिया वो काम कर रहा था जो कि रेस्टोरेंट्स के ओनर्स कर रहे थे। एप्पल ने एम्पैथेटिक वे से सोल्यूशन दिया, और उस सोल्यूशन के एवज अगेन उन्होंने भी चार्ज किया। तो बिजनेस कैप्चर $1 बिलियन इंडस्ट्री एम्पैथी की बेस पे उन्होंने। वैसे नोकिया ने विंडो तो दे दी थी अपने मोबाइल में। दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ द नोकिया, क्योंकि जिस वक्त विंडोज इतना ज्यादा स्टेबल नहीं था उस वक्त जो मोबाइल के लिए। तो जो आपके पास इस वक्त स्टेबिलिटी के फैक्टर में मौजूद हो, आप एक स्टेप पहले पीछे रह गए कि मार्केट में आपका कंपटीटर आगे निकल गया। अब आपने उसको फॉलो करना है। फॉलो करते वक्त आपके डिसीजंस कौन से होंगे, वो बैड नहीं हो सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी एज पे हैं। तो वो एक आखिरी बुरा डिसीजन था नोकिया का। मैं इसमें फर्दर पूछना चाहूंगा, जी जी। जो एम्पथाइज है इसमें आपने यूजर के साथ, आप ये कह लें कि उसकी जो नीड्स हैं, उसके जो पेन पॉइंट्स हैं, वो जो भी चाहता है उसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है, जी उसके बिल्कुल। साथ बैठकर उसको फील करना होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन देखें ना यूजर एक्सपीरियंस की, तो वो डेफिनेशन ये कहता है कि आपने यूजर की अनमेट नीड्स को डिस्कवर करना है, ऑब्जर्व करना है, डॉक्यूमेंट करना है, चेंज करना है ऑन द इमोशनल लेवल, ताकि कनेक्ट कर सके। वो डाटा जो क्वांटिटेटिव है, यानी आपने डेस्क पे बैठ के किया, आपने इंटरनेट पे जाके फॉर्म सबमिट करवा दिया, लोगों से वैल्यू ले ली, उसमें आपके पास डाटा होगा जो कि इमोशनलेस है। फॉर इंस्टेंस, आपने एक मशहूर कंपनी के जहाज पे सफर किया, सब लोगों ने कहा कि हमारा सफर बड़ा अच्छा था, सो दैट इज द आंसर ऑफ द फॉर्म। बिल्कुल। लेकिन जब आपने उनसे बाद में पूछा फॉर्म के बगैर, तो उन्होंने कहा यार बड़ा पैथेटिक सफर था, अच्छा सफर नहीं था, खाना अच्छा नहीं मिला, टाइम से सही नहीं है। तो ये आपने डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट कर दिया तो वहां पे वो इमोशनली कनेक्ट नहीं है, दे फील कि हमें सिर्फ बस वैल्यू दी जा रही है। इमोशनली वो अपने दिल की भड़ास भी आपसे शेयर करते हैं। सो आपने, दैट इज वाई यू नीड द क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें आप यूजर की ऑब्जर्वेशन करते हैं जो वो कह रहा है। अगली बात, उसका कॉन्टेक्स्ट, वो किस जगह पे बैठा कह रहा है। अगली बात, जो वो कह रहा है वो कर रहा है कि नहीं, उसमें डिफरेंस क्या है, यू फाइंड द गैप। सो ये चीजें आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में होते हैं। तो एम्पैथी में आप यूजर की, जो आपने बात की, आप यूजर का वो डाटा लेते हैं, उनसे मिल के, उनकी जगह को देख के। सो दीज आर द एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल। डिफाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इट वर्क्स लाइक डाइवर्ज एंड कन्वर्ज। ठीक कि है। जब आप डाइवर्ज करते हैं तो आप हर किस्म के ऑप्शंस को रखते हैं। देयर इज नॉट गुड और बैड आइडिया, देयर इज नॉट राइट एंड रॉन्ग आइडिया। आप हर चीज को सिर्फ डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद उसको कन्वर्ज करते हैं कि जो हमने इतने सारे आइडियाज निकाले हैं, उनमें से कौन सा है जो हमें डायरेक्शन देगा, हमने किसको लेके आगे बढ़ना है। तो कन्वर्जेंस ऑफ द डेफिनेशन। बिल्कुल। उस कन्वर्जेंस के ऊपर फिर आप आइडिएट करते हैं। आइडिएट में हम अपने स्टेप्स को लिखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट करते हैं कि अब हमें किसके ऊपर, और इस पे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि हमारा सोल्यूशन उस प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा जो कस्टमर की अनमेट नीड्स को फुलफिल करेगा। और फिर हम उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, ताकि हम लोगों को दिखा के उसका एक हल देख सकें और लोगों की नीड्स को ऑब्जर्व कर सकें कि हमारा सोल्यूशन क्या वो वर्क किया या नहीं। और प्रोटोटाइप के बाद आप उसको टेस्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंट फीडबैक एंड आइट्रेट, कि अब हम इसको दोबारा चेंज करें, किसी भी टाइम कहीं पे भी लूप बैक कर सकते हैं। सो ये आपके पास डिजाइन थिंकिंग के मेथोडोलॉजीज हैं या स्टेप्स है। वो फेज है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट करते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम के लिए कॉन्टेक्स्ट है एम्पैथी से मिल चुका है। अब हमने उसको लेके चलना है कि किस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। डाइवर्ज और कन्वर्ज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अब आपने उस डाटे को फिल्टर करना है। किसी भी मेथड को, 4 क्वाड्रेंट को ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, करंट और लेटर, किसी भी मेथड को आप अडॉप्ट करके लेके चल सकते हैं। मैं वैसे बाय द वे जो पहली एक्सरसाइज करता हूँ इस मौके पे आइडिएट में, वो ये करता हूँ कि व्हाट इज द गैप बिटवीन स्टेक होल्डर एंड द यूजर्स। यूजर्स ने जो चीज कही थी और स्टेक होल्डर ने जो कही थी, उनको अलग अलग डिफाइन करके एक मतलब स्टेक होल्डर से बता दिया जाए कि यूजर ये कह रहा है। आइडिएट में। दैट इज डिफाइन में, define में। डिफाइन के टाइम पे हम ये करते हैं। बिल्कुल। सॉरी मैंने गलत एडिएट बोल दिया। सो डिफाइन में हम ये पहली एक्सरसाइज मैं ये करता हूँ। लेकिन इट्स अप टू यू कि आप डिफाइन में किस कॉन्टेक्स्ट में या मल्टीपल लेयर ऑफ कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करके फिल्टर आउट करते हैं कि कौन सी चीजें अब मैंने रखनी है और कौन सी चीजें। अगर आप बुक लवर्स हैं तो एक बुक आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। सो इट्स मिहाई चिक्सेकमिहाई, बुक का नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ऑथर का नाम है मिहाई चिक्सेकमिहाई। ठीक। सो ये मेंशन के
नॉलेज की जो पुरानी डेफिनेशन थी, टू नो समथिंग विच इज अननोन टू यू, इट्स नॉट नो मोर देयर. It's the ability of a person to omit out what is unnecessary and take in what is necessary. तो आपके पास डिफाइन की